दुनिया के भूखे नंगे लोगों में भारत का जो हिस्सा है वो 1/3। कोविड में कितने बड़े पैमाने पर माइग्रेंट वर्कर्स जो है, जो केरला से, कर्नाटक से, पंजाब से, बिहार, बंगाल की तरफ लौटे हैं, उनके जॉब खत्म हो गए। गवर्नमेंट फिगर नहीं दे पा रही है कितने लोग हैं जो माइग्रेंट वर्कर थे जिनके जॉब खत्म हो गए, उनकी फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स सामने नहीं आ रही। तो जाहिर बात है कि अगर आप किसी आदमी को गैस सिलेंडर दे भी दें तो उसके पास 1000 रुपये कहाँ से आएंगे जिससे वो बना सके। देश के पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज जो पूंजीपति लोग हैं, डालमिया है, अंबानी है, अडानी है, टाटा है, ये 1% लोगों के पास देश की 74% इनकम जमा हो गई। कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक देशव्यापी अभियान छेड़ रही है 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। हम में से हर आदमी ये बात जानता है कि पिछले 70 सालों में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, बहुत उन्नति की है, लेकिन आज भी देश के 20 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। 30 करोड़ लोगों की डेली जो आमदनी है वो 375 रुपये से कम है। हर साल ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आती है यूनिसेफ की तरफ से कि दुनिया में कितने भूखे नंगे लोग हैं। हमें ये कहते हुए बड़ा ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि लगातार पिछले कई सालों से दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, दूसरे देशों के मुकाबले में हमारा देश ग्लोबल हंगर रिपोर्ट पर बहुत नीचे है। 116 मुल्कों में हमारे देश का जो रैंक है वो 101 है। बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान इससे भी नीचे हम लोग हैं ग्लोबल हंगर रिपोर्ट पर। ये ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में जो लोग माल न्यूट्रिशन में मुब्तला हैं, जहां स्टारवेशन डेथ होती है, आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, हैरत होगी कि दुनिया के भूखे नंगे लोगों में भारत का जो हिस्सा है वो 1/3। फिर अभी पिछले दिनों हमारे मुल्क में जिस तेज़ी के साथ में महंगाई बढ़ रही है, हम में से हर आदमी, आज गरीब आदमी, बिलो पॉवर्टी रहने वाला आदमी की जो दिशा और दशा है वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं होगा मिडिल क्लास का जिसका घर का बजट बुरी तरह गड़बड़ा गया है। लोग खर्च करते हुए डरते हैं कि पता नहीं कल कैसा दिन देखने को मिले, अगला साल कैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग पीछे हट रहे हैं। कोविड में कितने बड़े पैमाने पर माइग्रेंट वर्कर्स जो है, जो केरला से, कर्नाटक से, पंजाब से, बिहार, बंगाल की तरफ लौटे हैं, उनके जॉब खत्म हो गए। गवर्नमेंट फिगर नहीं दे पा रही है कितने लोग हैं जो माइग्रेंट वर्कर थे जिनके जॉब खत्म हो गए, उनकी फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स सामने नहीं आ रही। आप जानते हैं कि लेबर मिनिस्ट्री पहले हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार हैं इसके आंकड़े देती थी, अब वो आंकड़े भी नहीं दे रही है। उसके तरफ से आंकड़े पब्लिश नहीं होते। ऐसा नहीं उसके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन वो समझती है कि हम अगर आंकड़े देंगे तो हमारी पोल खिल जाएगी। हम ये कह रहे थे, प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते रहे हैं कि 2002 के एंड तक
हमारा देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। 2 करोड़ रोजगार हर साल हम देंगे और किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। रोजगार जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, इंडियन रेलवे और कई संस्थाएं हैं, उनमें कई दिनों से असामियां खाली पड़ी हैं, लेकिन रोजगार प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने उसके लिए एग्जाम दिए हैं वो कई कई साल से इंतजार में बैठे हुए हैं कि अब शायद रिजल्ट आए, अब शायद हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहे हैं। फिर आप जानते हैं कि इस वक्त में सीएमआई की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमारी जो बेरोजगारी की दर है वो इस वक्त 7.3% है, और जो रूरल एरिया है इसमें ये दर 7.2% है, और जो शहरी इलाके हैं, अर्बन इलाके हैं, वहाँ ये 7.6% है। रोजगार के अवसर दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा बराबर बढ़ता जा रहा है। हमारा नौजवान फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, जो लोग क्वालिफाई होते हैं, वो लोग भी ये महसूस करते हैं कि रोज़गार कहाँ से मिलेंगे। हमारे पास डिग्री है, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास स्किल है, लेकिन रोज़गार के अवसर मौजूद नहीं है। और फिर आप जानते हैं कि इस कोविड की जो वबा आई थी उसको जिस तरह हमारे मुल्क ने मैनेज किया वो हमारे सामने है, लेकिन माइग्रेंट वर्कर के रोज़गार तो गए ही गए। गवर्नमेंट अपने रोज़गार नहीं दे रही है, लेकिन जो स्मॉल और मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कई इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बैठ गई, मौका नहीं है उनके लिए दोबारा शुरू करने का। उसने भी रोज़गार के अवसर हमारे मुल्क में ख़त्म किए। हमारे देश में ये जो कोशिश हो रही थी कि लोगों को सस्ते दाम पर अनाज मुहैया कराया जाए, और उज्ज्वला स्कीम के दावा किया गया था कि इतने करोड़ लोगों को हमने गैस सिलेंडर मुहैया करा दिया है। तो ये जो बात कही जा रही है ये बड़ी फ्लैगशिप स्कीम्स है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब अन्न योजना, कल्याण अन्न योजना। ये 2 स्कीमें ये थी कि जो लोग हाशिए पे पहुंच गए हैं, जो लोग बीपीएल लेवल के नीचे हैं, उनके घर घर तक हम ये पहुंचाएंगे। लेकिन हमें ये कहते हुए अफसोस होता है कि अगर आप पब्लिक में जाकर देखेंगे तो पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों को अभी गैस सिलेंडर नहीं मिला, लेकिन जिनको गैस सिलेंडर मिल गया पहली बार मुफ्त में, वो हर महीने 1000 रुपये देकर उसको फिल कराने की पोजीशन में नहीं है, दोबारा भरवाने। तो जाहिर बात है कि अगर आप किसी आदमी को गैस सिलेंडर दे भी दें तो उसके पास 1000 रुपये कहाँ से आएंगे जिससे वो बना सके। पेट्रोलियम के दाम जो बढ़े हैं दुनिया में, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में भी, यानी हमारे करीब में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पे पेट्रोल सस्ता मिलता है भारत के मुकाबले में। क्यों? इसलिए कि हमने उस पर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए। तो हमारा कहना यह है कि एक ज़माना वो था जब मनमोहन सिंह जी के ज़माने में गैस के दाम बढ़ते थे तो बीजेपी ने पूरा आसमान सर पे उठा लिया था, लेकिन आज उनके ज़माने में जो बड़े हैं, पिछले बार तो हमको सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी विड्रॉ कर ली गई और दाम बढ़ा दिए गए। इसके साथ साथ एक बात और ये है कि जिस तरह से रुपये के दाम गिर रहे हैं, अभी आप जानते हैं कि 82 रुपये में $1 मिलता है डॉलर के मुकाबले में, और ये लोगों का अंदाजा है कि 2024 तक ये 90 रुपीज़ तक पहुंच जाएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोल तो करते ही करते हैं, लेकिन खाने का तेल भी हम यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे थे। यूक्रेन की जंग ने वो रास्ता बंद कर दी, और बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट का जो मामला है वो नीचे गिर गया है। आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा, आपका एक्सपोर्ट कम होगा तो आपको डॉलर नहीं मिलेंगे, डॉलर नहीं मिलेंगे तो आप चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो गई हैं।
लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। देश के पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज जो पूंजीपति लोग हैं, डालमिया है, अंबानी है, अडानी है, टाटा है, ये 1% लोगों के पास देश की 74% इनकम जमा हो गई और बाकी जो इनकम है वो बाकी लोगों के दरमियान सर्कुलेट कर रही है। तो ये जो डिस्पैरिटी है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और कोई आवाज़ नहीं उठाता है, सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस मामले में मैदान में आना चाहिए था। ठीक है, कांग्रेस इस वक्त में भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, लेकिन बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में खामोश बैठी हुई है।